नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट 23 जुलाई को पेश होने जा रहा है। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री 7वीं बार ये बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से देश के तमाम लोगों को, हर सेक्टर्स को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे में क्या होने वाला है, खासकर तब जब इंडियन इकोनॉमी ने जोरदार प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया है। और जानकार ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल बजट को लेकर कोई कमी नहीं है, सरकार के पास फंड की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। टॉक शो को आगे बढ़ाएंगे बजट को लेकर। उससे पहले मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं कि हमारे साथ ये तमाम जो बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है कौन कौन है। नवनीत गर्ग हैं हमारे साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ओमनाथ शर्मा हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। संतोष बैरागी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आम आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए पंकज भार्गव हैं हमारे साथ। एजुकेशन सेक्टर से अमित गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। रियल इस्टेट से दिनेश विश्वकर्मा हैं। टूरिज्म और होटल सेक्टर से संतोष लोहंशी हैं। बीजेपी से हमारे साथ गुंजन चौकसा हैं प्रवक्ता, और कांग्रेस से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर सिन्हा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। ईवी इंडस्ट्री से महेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईवी इंडस्ट्री की बड़ी उम्मीदें हैं भारत सरकार से। ईवी इंडस्ट्री को लगता है कि इस बार मोदी सरकार की नज़रें ज़रूर इनायत होंगी और कुछ बेहतर पॉलिसी के साथ ईवी इंडस्ट्री इस देश में आगे बढ़ेगी। निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। भारत के लोगों को, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, क्या उम्मीदें हैं मोदी जी की सरकार से और निर्मला सीतारमण से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, पेट्रोलियम पदार्थों को लेके सबसे बड़ी पीड़ा आज आम आदमी के सामने है। पेट्रोल के जो भाव 116 रुपये मध्य प्रदेश के अंदर हैं। रसोई गैस जो 900 रुपये के आसपास है। तो अब जो बजट हमारा 23 जुलाई को पेश होने वाला है, उसमें हम चाहेंगे कि मोदी सरकार जो है GST के दायरे में पेट्रोल को लाए, जिससे 30 से 35% की जो कमी उसके अंदर होगी, उससे एक आम आदमी को राहत मिलेगी। ऐसी हम आने वाले बजट से उम्मीद करते हैं। जाहिर है मध्य प्रदेश में पेट्रोल काफ़ी महंगा है। ऐसा बीच में कई बार ये भी सामने आया है कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल देश भर में बिकता है। तो ये एक बड़ा विषय है और सीधे तौर पर बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाला है। जाहिर तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, सबको उम्मीदें हैं कि बजट में इस बार कुछ विशेष प्रावधान होंगे, खासकर GST को लेकर। सर, आप ये बताइए कि GST में अगर पेट्रोलियम पदार्थ आ जाते हैं, खासकर पेट्रोल की अगर बात करें, तो कितनी राहत मिलेगी आम जनता को, और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में ये सारी चीज़ शामिल हो सकती है? पेट्रोलियम पदार्थ अगर GST के दायरे में आते हैं तो नेचुरली इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा मिलेगा। वो उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो कहाँ पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं, हमेशा ये बात उठती रही, हमेशा ये मांग उठती रही है कि मोदी सरकार GST के दायरे में ले सकती है पेट्रोलियम पदार्थों को। कहाँ चूक हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? एक्चुअल में इसमें राज्य सरकार का भी डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल है। सेंट्रल अकेले अगर डिसीजन ले सकती होती तो बहुत पहले ले चुकी होती। तो राज्य सरकारों की आमदनी को भी ध्यान में रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो राज्य सरकार का थोड़ा सा विरोध रहता है, क्योंकि पेट्रोल में राज्य सरकार भी अपनी तरफ से टैक्स को ऐड करती है। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल 116 रुपये लीटर मिल रहा है। आप क्या उम्मीद करते हैं इस बार के बजट से, मोदी सरकार के बजट से? खासकर अभी अगर मैं पेट्रोलियम पदार्थों की बात करूं तो क्या पॉसिबल है GST के दायरे में आ सकता है, राज्यों के साथ समन्वय बन सकता है? देखिए, आप अगर देखें कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बजट के लिए इनकम के सोर्सेज हैं, उसमें से पेट्रोलियम पदार्थ एक बड़ा अहम सोर्स है। और कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाह रही कि उसका वो जो एक आय का स्रोत है वो चला जाए। अगर जो डीजल जैसे प्रोडक्ट को लाया जाता है तो राज्य सरकारों के पास में कमाई के जरिए खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, मेरे साथ गुंजन चौकसे भी हैं बीजेपी से। मैडम, आपको तो काफ़ी बार इसका सामना करना पड़ता होगा, कई डिबेट्स में भी आप सुनती होंगी। ये मांग तो लंबे समय से रही है, तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाती है कि लोगों की ये मांग, ये कहने की ज़रूरत ही ना पड़े GST में लाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्सेस हमारे हैं? देखिए, अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र के साथ ही शुरू करूंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसी पे भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है और इसी के लिए काम करती आ रही है। 2014 से अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो 10 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास एक विकास का इतिहास है।
आने वाले 25 वर्षों का उनके पास फ्यूचर का विजन है, वो विकास का विजन है, विकसित राष्ट्र 2047 का विजन है। हर क्षेत्र के लिए काम हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि 11वें नंबर के पैमाने पे थी हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था, उसे मात्र 10 वर्षों में उन्होंने 5वें नंबर पे लाके दिए। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पर कैपिटा इनकम जो 12,000 थी आज 1,40,000 है। जीडीपी की मैं बात करूं तो 16% की ग्रोथ है। जीएसटी की अगर आप बात करें तो 16% की ग्रोथ जीएसटी में भी। अमित शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। जीएसटी कलेक्शन में सरकारें नंबर 1 रहती हैं, रियायत और राहत उस तरीके की मिल नहीं पाती। देखिए, हम जीएसटी किस भाव से लाए? हमने कहा कि सारे जो इधर उधर के टैक्स थे उनको समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ देश में एक टैक्स होगा। और जब 2013 में इस तरह की चर्चा आई और उससे पहले जो ड्राफ्ट तैयार करा आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये स्लैब एक जो 27% था उस स्लैब को हम एक बार विचार भी करेंगे। लेकिन 2013 से लेकर 24 आ गया, लेकिन ना विचार किया गया। अब जीएसटी स्लैब में आप देखिए कि वेट के टैक्स में अभी जैसे चर्चा चल रही थी, पेट्रोल अगर डीजल जिस भाव से बढ़ रहा है तो महंगाई उस भाव से भी बढ़ रही है। अगर पेट्रोल जब जब ऊपर होता है, डीजल जब जब ऊपर होता है, महंगाई अपने आप ऊपर हो जाती है। ईवी इंडस्ट्री पिछले 3-4 साल पहले काफ़ी तेज़ी से बूम आया, लेकिन उसके हमने देखा तेज़ी से गिरावट भी होती गई। तो कहाँ गड़बड़ियाँ हो गई और क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट में ईवी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, 3 साल पहले जब ईवी इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया था तो सरकार पीएलआई स्कीम लेकर आई थी, जिसके कारण थोड़ा सा ईवी में एक ग्रोथ आया था। हमें समझना है कि ईवी में जो सबसे मेन कंपोनेंट है लिथियम की जो बैटरी लगती है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार की मंशा शुरू से ये थी कि पीएलआई स्कीम के तहत जो कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं वो लिथियम बैटरी और उसके प्लांट भी इंडिया में लगाएं, जो सफलता पिछले 3 सालों में नहीं मिली। अब उम्मीद है कि पीएलआई की एक और स्कीम आने वाली है, इस बजट में उम्मीद रखी जा रही है, जिसमें बैटरी का उत्पादन भी इंडिया में होगा। जब तक बैटरी का उत्पादन इंडिया में नहीं होगा तो ईवी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी जा सकती, क्योंकि बहुत बड़ा कंपोनेंट बैटरी के प्राइस का होता है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो देश के लिए हितकारी नहीं है। और 28% उस पर जीएसटी लगती है बैटरी पर, तो ये सबसे बड़ी समस्या। ये डीलर भी हैं ईवी के, तो आप बेहतर बताएंगे क्या समस्या आ रही है? सर, समस्या सबसे बड़ी ईवी में क्या है कि जीएसटी स्लैब जो है ना वो अलग अलग है। जैसे कंप्लीट गाड़ी अगर लेते हैं तो 5% जीएसटी लग रहा है, और अलग से हम कुछ पार्ट्स बुला रहे हैं तो 18% जीएसटी लग रहा है, और बैटरी अगर खरीदते हैं तो 28% जीएसटी लेड एसेट पे है, और 18% जीएसटी जो है लिथियम बैटरी पे लग रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर जब बैटरी ख़राब हो रही है तो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो वो आदमी डबल से खरीद नहीं पाता है, तो वो गाड़ी जो है ना ख़राब हो जाती है। तो धीरे धीरे लोगों का जो है उस तरफ रुझान कम हो रहा है। बिल्कुल, ईवी का भविष्य ज़रूर अच्छा है। 3 साल पहले हमें ऐसा लगा भी था, लेकिन जिस तरीके से गिरावट हुई, कई सारे शोरूम, कई सारे डीलर्स की दुकानें बंद हो गई, और उसके बाद ये ऐसा उम्मीद की जाने लगी कि शायद भारत सरकार इस पर कुछ नज़र इनायत करेगी और कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। मेरे साथ कुछ कर्मचारी भी हैं, उनसे बात करते हैं। 23 तारीख को बजट आ रहा है, बतौर कर्मचारी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि एनपीएस जो है कर्मचारियों के लिए दुखदाई साबित हो गई है। उनको जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको 1000-1200 रुपये पेंशन मिलती है। तो पेंशन में का जो गारंटेड पेंशन जो शासन केंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि ऐसी स्कीम लाएंगे जिससे कि सभी को पेंशन अच्छी मिलेगी। उसके बाद टैक्स स्लैब अच्छा हो, उसके बाद जो आउटसोर्सिंग और संविदा प्रथा जो चल रही है वो बंद हो। सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी बजट कम आ गया है सभी कंपोनेंटों के लिए, उन कंपोनेंटों में बजट बढ़ाया जाए। ऐसी काफ़ी सारी उम्मीदें। 8वां वेतन आयोग गठित हो, जिससे और सारी जो 6वें 7वें वेतनमान की जो वेतन विसंगतियाँ हैं वो 8वें वेतनमान में ख़त्म हो, ये कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। बैरागी जी, आप ये बताइए, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? 23 तारीख को बजट आ रहा है। 23 तारीख का जो बजट आ रहा है उसमें हमें उम्मीद है कि कम से कम जो लिमिट है 80C की जो लिमिट 1.5 लाख दी गई है उसको कम से कम काफ़ी दिनों से चली आ रही है, उसको कम से कम 2.5 लाख तो करना चाहिए, जिससे आम पब्लिक को फ़ायदा सेविंग कर सकें। ठीक है, नवनीत जी हमारे साथ हैं। नवनीत जी और बेहतर तरीके से बताएंगे। सर, टैक्स स्लैब को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है? देखिए, पिछले 12 सालों से जो बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट है जो इनकम टैक्स की, वो कभी नहीं बढ़ी। 12 साल पहले 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था, आज भी स्थिति वही है। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय, अगर पुराने टैक्स रिजीम की हम बात करें और उसकी आय 5 लाख से ज़्यादा है,
तो वो 2,50,000 एक रुपये से टैक्स की देने की शुरुआत करता है। और नए टैक्स रिजीम में अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 3,01,000 रुपये के बाद उसकी टैक्स की गणना शुरू होती है। तो आप आज ये समझिए कि जो 12 साल पहले एक लिमिट तय की गई थी उसको बढ़ाया नहीं गया है, और खासकर तब जबकि सरकार द्वारा तय किए गए जितने टारगेट्स हैं वो टारगेट से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है अगर ऐसा होता तो। बहुत मेरे साथ मधुर जी हैं, गृहिणी भी हैं, कारोबारी भी हैं। आप क्या उम्मीद कर रही हैं? हमने तो ये भी कई वर्गों से पिछले कुछ दिनों बातचीत की है, तो वो ये चाहते हैं कि महिला कारोबारियों को भी, बिजनेस वुमेन को भी कुछ राहत मिलनी चाहिए टैक्स स्लैब में। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यदि महिलाओं की बात करते हैं, सबसे पहले तो घर की बात आती है, तो बजट घर से ही बिगड़ना शुरू होता है। और मैं कारोबारी हूं, मैं एक अपना प्री स्कूल रन कर रही हूं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब में जो बेनिफिट्स है वो महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा होने चाहिए। और कुछ ऐसे स्लैब्स अभी भी हैं जहां पे काउंटिंग नहीं होती है, जिनका मतलब अभी भी उनको कंसिडर नहीं किया जाता है एक प्रॉपर बिजनेस में। जो महिलाएं रन करती हैं तो उनको भी प्रॉपर बिजनेस में मतलब कनेक्ट करना चाहिए। लाइक प्री स्कूल आज भी प्रॉपर बिजनेस में नहीं काउंट होता है, हमको बेनिफिट्स नहीं मिलते किसी भी चीज़ के, तो उन बेनिफिट्स में हम लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए। हमें भी MSME वगैरह में रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए और बेनिफिट्स मिलना चाहिए। फिलहाल हर सेक्टर के लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार के इस बजट में बड़ी राहतें होंगी, बड़ी सौगातें होंगी। निर्मला सीतारमण 7वीं बार अपना बजट पेश करने जा रही हैं। पिछली बार जो बजट पेश किया था वो बजट ज्ञान GYAN पर आधारित था। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। जाहिर सी बात है बेरोजगारी भी एक बड़ा विषय है। 4 वर्गों पर फोकस भारत सरकार का था, मोदी सरकार का था, लेकिन इस बार के बजट में किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रहेगा और बेरोजगारी सरकार किस तरीके से कम कर पाएगी अपने बजट के ज़रिए, तो ये एक बड़ा विषय है। इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर बातचीत करना चाहूँगा। सर, पिछली बार का बजट हमने देखा, अब 23 तारीख को बजट आ रहा है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या, राजनीति भी खूब इस बेरोजगारी के नाम पर होती है, तो आप क्या उम्मीद करें कि इस बार बजट में इस समस्या को ख़त्म करने की कोशिशें दिखेंगी? निश्चित तौर पे उन्हें करना ही होगा, क्योंकि मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 में उन्होंने सड़कें बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप कर लिया। अब इंडस्ट्री लगाने की बारी है। लेकिन पिछले साल जैसे 11,11,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुए थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर देश को सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करने वाला एक सेक्टर है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेशन हुआ तो हमारी सीमेंट, स्टील और जो मजदूर वर्ग है उसको एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग के एक बहुत बड़े तबके को रोजगार मिलेगा, और इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश करेंगी और ग्रोथ करेंगी। तो मेरे हिसाब से रोजगार के मुद्दे को शांत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा एक बजट का एलोकेशन उसमें आना चाहिए। बिल्कुल। नवनीत जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इंफ्रा सेक्टर को अगर अच्छा बजट देती है सरकार तो बेरोजगारी खत्म हो पाएगी, और हमारे जो बेरोजगार हैं इस देश के, उनको क्या इसमें राहत मिल पाएगी इस बजट में? निश्चित रूप से देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी सरकार पैसा डालती है तो उससे क्या होगा, उससे रोड बनेगा। रोड बनाने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। उसके बाद में फिर आपको उसके लिए लेबर चाहिए। तो निश्चित रूप से जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार पैसा खर्च करेगी तो रोज़गार का सृजन होगा, और रोजगार के सृजन से ये जो बेरोजगारी की समस्या है काफ़ी हद तक इससे निजात पाया जा सकता है। रियल इस्टेट सेक्टर से हमारे साथ दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आप बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के बजट से, और रियल इस्टेट को क्या मिलने वाला है? कितनी रियायत और कितनी राहत? सर, मेरा मानना है कि पिछली बार रियल इस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट ने किया नहीं था। पिछली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। हालांकि हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना ज़्यादा जोर दिया जाता है, रियल इस्टेट उतनी ही गति से बढ़ता है, जैसा कि हुआ लास्ट 3 सालों में। रियल इस्टेट सेक्टर में खास तौर पे प्रॉपर्टी में 30% का इजाफा है। पर कहीं ना कहीं जो खरीदने वाले लोग हैं, क्योंकि रियल इस्टेट से सिर्फ रियल इस्टेट घर नहीं हुआ, घर के अलावा इंडस्ट्रियल सेटअप में भी लैंड्स की आवश्यकता होती है। बहुत सारी बैंक्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रेंट भरने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। तो रियल इस्टेट से बहुत सारी चीज़ें अपने आप में जुड़ी हुई हैं, और रियल इस्टेट का फ़र्क उन चीज़ों पे भी पड़ता है। बिल्कुल। गुंजन जी बताएंगी इंफ्रा सेक्टर को क्या मिलने वाला है, क्या उम्मीद कर रही हैं आप? चूँकि बेरोजगारी को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी आप लोगों को होती है, चाहे चुनाव हो, चाहे बेरोजगार युवाओं का सामना करना हो। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का आप जो सवाल सबसे कर रहे थे, इंटरिम बजट एक पिक्चर होती है कि सामने जो देश के आता है, जो फुल बजट में अब आपको पूरा देखने को मिलेगा। इंटरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ का सैंक्शनिंग दिया गया है सरकार द्वारा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। 3.4% ऑफ जो GDP आता है। तो ये आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा प्राइम सेक्टर है जिस पे सरकार काम कर रही है। इंटरिम बजट में भी आप सबके समक्ष में आया
आया है और बस 2-3 दिन के दिन बचे हुए हैं, पूरे देश के सामने आएगा। ये मोदी सरकार है जो गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, ये मोदी सरकार है जो युवा उत्थान के लिए काम कर रही है, ये मोदी सरकार है जो किसान कल्याण के लिए काम कर रही है और यही मोदी सरकार है जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रही है। एक कमेंट अमित शर्मा जी से ले लेते हैं। मैडम की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे मोदी सरकार है कि 15,000 रुपये किसी को तनख्वाह मिलती थी, उससे 17,000 मिलने लगे, 2,000 बढ़ गए। लेकिन सिलेंडर पर 400 रुपये से, जो 2013 से पहले था 400 रुपये से, आज 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। आज 65 रुपये डीजल और पेट्रोल के भाव से 116 रुपये पेट्रोल हो गया। बिल्कुल ये मोदी सरकार है। किसान जब लाभ के धंधे की बात करती है तो किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और किसान जब उन्नति और प्रगति की बात करता है तो हर वर्ष उसकी फसल घटती है, और बीमा योजना के नाम पर उसे 1500 रुपये और 1000 रुपये मिलते हैं। ये मोदी सरकार है। रोजगारी की, जहां हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, हम उन रोजगार में सिर्फ अडानी और अंबानी के स्ट्रक्चर को करोड़ों रुपए देकर उनके स्लैब पर माफ कर देते हैं। लेकिन जब हम गरीब किसान का और एक एजुकेशन लोन लेने वाले उस छात्र की बात आती है तो हम उस पर पेनाल्टी लगाए जाते हैं, और हम कहते हैं, टारगेट सेट करते हैं कि जब 2013 में आए थे कि 2024 तक हम इस गरीबी को दूर करेंगे और हर व्यक्ति के घर पर उसके सहारे के लिए छत होगी, हर हाथ को काम होगा। अब 2024 आ गया। अब 2024 से मोदी जी ने बैसाखी की सरकार बनाकर 2047 का लक्ष्य रख दिया। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर की। मेरे साथ सर, आप ये बताइए कि जो बिजनेस आप करते हैं वहाँ वो सेक्टर मोदी सरकार के इस बजट से क्या उम्मीद कर रहा है? बस उम्मीद ये है, सीधा, जैसे मैं बुक पब्लिशिंग ट्रेड से आता हूँ तो उस पर सीधा बुक्स पे तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो उसका मुख्य उत्पादक घटक है पेपर पे लगातार पिछले 10-12 सालों से लगातार टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जीएसटी वगैरह। तो उसमें कुछ रिबेट मिले जिससे कि इनकी प्रोडक्शन कास्ट कम आए। तो स्कूल सेक्टर में भी, और हायर एजुकेशन में से ज़्यादा जरूरी स्कूल सेक्टर है, तो उन लोगों को राहत मिल सकेगी। मेरे साथ अमित गुप्ता जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। कोचिंग संचालक भी हैं। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं मोदी सरकार के इस बजट से? मैंने देखा है कि आपके यहाँ बड़े दूरस्थ अंचलों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं देखता हूँ बड़ा महंगा बस्ता, और जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, फिर फीस। दरअसल क्या है, आज के ज़माने में कोचिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है और शिक्षा का जरिया भी है। हमारे भारत में लगभग जितनी भी प्रमुख पढ़ाइयाँ हैं सभी में कोचिंग के माध्यम से ही बच्चों का चयन होता है, और सरकार ने कोचिंग पर भी 18% जीएसटी लगा रखा है। आप बताइए, शिक्षा का जो आज की डेट में मेन जरिया है उस पर 18% जीएसटी, जो कि एक हायर स्लैब में आता है, उस पर 5% या कम से कम 12% किया जा सकता है, या फिर जीएसटी हटाया भी जा सकता है। ये डायरेक्ट सिर्फ बच्चों के ऊपर लगता है, ऐसा नहीं कि कोचिंग संचालक देते हैं, बच्चों के ऊपर लगता है। इससे शिक्षा महंगी हो रही है। तो मैडम, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, जो स्टडी मटेरियल है, वहाँ जो जीएसटी लगता है, कोचिंगों में जो जीएसटी लगता है, वहाँ किस तरीके की रियायत मिल सकती है? डेफिनेटली इस क्षेत्र में वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि दिन पे दिन यदि देखें तो अभी सर ने भी बताया, जैसे पेपर का कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो वो जब बर्डन दिन पे दिन बढ़ता जाएगा तो बच्चे का बैग का बर्डन भी बढ़ता जाएगा, उसका कॉस्ट जो होगा डेफिनेटली उसके पेरेंट्स पे बर्डन आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट के लिए, एक मतलब आम जनता के लिए गवर्नमेंट को इस पे भी वर्क करना चाहिए कि जो कॉस्टिंग दिन पे दिन मटेरियल्स की बढ़ रही है, स्टडी मटेरियल्स की, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। मैं नवनीत जी से एक बार बात कर लेता हूँ। सर, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर जो जीएसटी लगता है यहाँ कुछ रियायत मिले? क्योंकि हमारे बच्चे, या मध्य प्रदेश में बड़ी मुश्किल से भोपाल इस्टेब्लिश हो पा रहा है, धीरे धीरे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, चाहे नीट के लिए, चाहे आईआईटी के लिए। तो इतना जीएसटी लग रहा है, तो उम्मीद ऐसी कुछ है कि आपको कि इस बजट में कुछ प्रोविज़न हो सकता है? देखिए, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन को सस्ता करने के लिए उस पर से जीएसटी की दर कम की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सरकार का उसके पीछे कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, और सरकार का उस पर पक्ष ये होता है कि कोचिंग क्लासेस जो है वो मैंडेटरी एजुकेशन नहीं है। एक बच्चा अपने स्वयं से भी पढ़ाई कर सकता है, या उसके पास दूसरे साधन भी हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन के ऊपर जीएसटी नहीं है। ये हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज कोर्सेज है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर जीएसटी है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई उनका मत ये होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक एडिशनली ऑप्शनल कोर्स है और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ की होटल इंडस्ट्री क्या उम्मीद कर रही है मोदी सरकार के इस बजट से? इस पर भी राय जान लेते हैं। संतोष जी हमारे साथ है। संतोष जी, बड़ा सेक्टर है और देश और दुनिया के तमाम पर्यटक अब मध्य प्रदेश में आना शुरू हो चुके हैं, खासकर राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं सर इस बार? सर, एक तो पहली बात तो सरकार को पर्यटन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसमें जो हम हॉस्पिटलिटी सर्विस में, होटल्स में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस पर टैक्सेस का पार्ट इतना ज़्यादा हैवी है कि उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है।
रन कैसे करना पड़ता है, कैसे कॉस्टिंग होता है, ये सारी चीज़ें टैक्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है और हमको टैक्स हर जगह देना पड़ता है। मतलब लॉन्ड्री पे भी टैक्स लग रहा है, ग्रॉसरी पे भी टैक्स लग रहा है, फूड पे भी लग रहा है, गैसेस पे भी लग रहा है, तो मतलब एवरीथिंग हम लोग जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ना के बराबर हो गया। बिल्कुल। स्पर्श हमारे साथ हैं, आप बहुत दिनों से ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, कुछ असर दिख सकता है क्या इस बार के बजट में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो मैं सबकी बात से इस पे सहमत भी हूँ कि हमें आम जनता के अलावा कुछ स्टेट या हमें स्टेट के साथ कैपिटल प्रोविजंस भी करने की आवश्यकता है। और जैसे अगर हम बात करें कि अभी बेरोज़गारी की बात हो रही थी, तो हर कैपिटल्स के पास अगर आप एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएशन करवा दें, इसमें आपको एमएसएमई की भी मदद लेनी पड़ेगी, बट अगर ये प्रोविज़न दिया जाता है तो आप देखते हैं जो आज बैंगलोर, हैदराबाद या मुंबई जैसी शहरों में जो लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं, उस शहर की रिसोर्सेज भी वहाँ पे लिमिटेड हैं, तो वापस वो लोग अपने घर पलायन करेंगे, उनको अपने घर पे काम मिलेगा। तो हर कैपिटल में, जैसे अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल के आसपास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना चाहिए, जिसके माध्यम से यहीं पर, जैसे अगर आप दुबई जाते हैं तो फ्री जोन है, वहाँ पर आपको स्पेशल रिबेट मिलता है, वो यहाँ अगर आप क्रिएट करते हैं तो अपने आप अपने एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और हमारे पास व्यवसाय भी आएगा। क्या लग रहा है इस बार सबसे ज़्यादा फोकस किस सेक्टर पे होने वाला है बजट में? बजट में मेरे हिसाब से जो सेक्टर आइडेंटिफाइड होंगे वो 3 होंगे, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और पीएलआई। किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा जोर रहने वाला है इस बार? मुझे लगता है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देगी, क्योंकि देखिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और कभी भी जब तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है तो ये आने वाले 5 सालों की दिशा निर्धारित करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ही सरकार अगर प्रोविजनिंग ज़्यादा करती है तो उससे निश्चित रूप से रोजगार का सृजन होगा और देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। मैं संतोष बैरागी जी से भी एक फाइनल कमेंट ले लूँ। आप क्या उम्मीद करें सबसे ज़्यादा जोर किस सेक्टर पर रहने वाला है? सर, सबसे ज़्यादा जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सर ने बताया है, उस पर ही रहेगा। और मेरा मानना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे अभी अच्छा चल रहा है और अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आने जाने में परिवहन में थोड़ी गति आए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र को क्या मिल सकता है? तो नई शिक्षा नीति है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने पे मुझे लगता है सरकार फोकस करेगी, क्योंकि अभी हो क्या आ रहा है, जो नॉर्मल सारी डिग्रियां ले लेके लोग बेरोजगार तैयार होते जा रहे हैं। तो उस नई शिक्षा नीति में स्किल पर प्रॉपर तरीके से फोकस हो। स्किल में दरअसल क्या हो रहा है, स्किल की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रही है। तो उसमें से वो सारी चीज़ें कम हो और प्रॉपर तरीके से लोगों को स्किल्ड किया जाए, ना कि सिर्फ कागज़ की डिग्री पे फोकस किया जाए। तो उस चीज़ पे नई शिक्षा नीति अगर ठीक तरीके से लागू होती है तो ये चीज़ निश्चित तौर पे सुधार होगी इसमें। जाहिर है 23 तारीख तक सबको इंतजार करना होगा। 23 तारीख को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि मोदी सरकार किस सेक्टर पर ज़्यादा मेहरबान है। फिलहाल उम्मीदें सबको हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी उम्मीदें हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को यूज़ करने वाले लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि उनको इस बार के बजट में ज़रूर राहत मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।